मित्रों देखो, एफएम सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स होंगे। कुछ चैप्टर्स होंगे प्रोक्योरमेंट के बारे में और कुछ होगी इन्वेस्टमेंट के बारे में। यहां पे एक चैप्टर जिसका नाम है लेवरेज, जिससे हम लोग आज करेंगे शुरुआत। ओके, आज एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पर कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कंसेप्ट में जाना जरूरी होता है। इस चैप्टर की जब मैं शुरुआत करता हूं तो मुझे एक बात याद आती है, वो है कॉस्ट की। आज सभी जानते हैं दुनिया में 2 टाइप की कॉस्ट होती है, एक कौन सी और एक कौन सी? आपको कैसे मालूम? दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक का नाम है और दूसरे का नाम है। कहां से पढ़ते हो भाई? 12th में, इकोनॉमिक्स में? अरे वाह! फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो वेरिएबल नहीं होती, और वेरिएबल वो होती है जो फिक्स्ड। ऐसा लिखेंगे तो ऐसे आपको नेगेटिव में मार्क्स देगा, ठीक है ना मित्रों? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेल, इट विल रिमेन कांस्टेंट। आपके सेल बढ़ने से जो कॉस्ट नहीं बढ़ती। आप कोई भजन कीर्तन में बैठे हो, जवाब मैं दूंगा या आप देंगे? हाँ, क्या बोला? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। 2 तारीख से लेता मित्रों। यहां पे अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, इज्जत से जवाब दो। जब तक मैं शांत हूं तब तक ही ठीक है। ये शांति कब आंधी में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। मैं आपको, मुझे देख के डर लगता है कि नहीं? सच बताऊं, कितने लोग क्लास में डरते हैं? एक भी नहीं डर रहा है। आप एक डर रहे हैं। पूरी क्लास में सिर्फ एक छात्रा मुझसे डरती है, बाकी लोग कोई, किसको डर नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है बेटा बहुत आगे डर लग रहा है ना? वेरी गुड। कुछ लोग डरते हैं, आपका डर कायम रहे। और इनको कैसे डराना मैं देखता हूं। रुक जा बेटा। मित्रों, फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट होती है, चाहे आपका सेल बढ़े, आपका कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। सर आप लेवरेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं? कॉस्ट लेवरेज चैप्टर कांट बी टॉट अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड दिस। कोई फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल दोगे? रेंट, या आपके प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, आपका कंपनी में प्रोडक्शन हो या ना हो। हाँ, दिवाली के समय आपने 2 महीने छुट्टी दे दी अपने एम्प्लॉयज को, सैलरी तो देना ही पड़ेगी, वेजेस। ये वो चीजें हैं जो आपको लगते ही लगते हैं। इंटरेस्ट, आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया हो, आपने उन पैसों का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, इंटरेस्ट तो। लॉकडाउन के समय में आप सभी ने एक्सपीरियंस किया था, देश और दुनिया की सारी दुकानें हो गई थी, फिर भी इंटरेस्ट था चालू, फिर भी आपका रेंट था चालू। एक बंदे से मैं मिला, जैसे मैं मिला वो रोने लगा। मैंने बोला भाई साहब रोते क्यों हो? बोले मेरा दर्द का आलम ही कुछ ऐसा है। बोले दुनिया बंद पर मेरा रेंट चालू। मैंने कहा आपकी दुकान किधर है? बोले फिनिक्स मॉल में, पूना का सबसे बड़ा मॉल। मैंने कहा लॉकडाउन में 1 साल दुकानें बंद थी तो आपका रेंट कैसे चालू? बोले वो फिक्स कॉस्ट कहते हैं। दुकानें बंद थी भाई और बहनों, रास्ते पे कुत्ते नहीं थे, बावजूद उसके कई लोगों का दिवाला निकल गया। एक मेरे बहुत करीबी है जिन्होंने 28 फरवरी 2020 को अपनी दुकान चालू की थी, ओपनिंग ही की थी बस फरवरी में। आप जानते हैं उसके बाद में चाइना स्पॉन्सर्ड कोरोना ने क्या किया? लॉकडाउन लगा देवे सज्जनों, मात्र 20 दिनों के अंदर मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि आप देश में लगाएंगे 21 दिन का। इनके दुकान को मात्र 21 दिन ही हुए थे चालू होने। उसके बाद में जो दुकान बंद हुई वो आज तक नहीं खुली। सर क्या हुआ उसके साथ में? सोचो कोई इंसान रेस्टोरेंट बनाता है, बड़े फर्नीचर सब लगा के, और दुकानें भी ली थी रेंट पे। यहां पे मिल्स बोल के जगह है, वहां पे ली थी उसने। रेंट चालू, सारी चीजें चालू। जो एम्प्लॉइज जो काम पे रखे थे उनका सैलरी भी चालू, बिकॉज कुछ चालू। आपने बिहार से बुलाया, कुछ को यूपी से बुलाया, कुछ को राजस्थान से बुलाया, इतने दूर दूर से बुलाया, तो अपने कमिटमेंट दिया उनको, भाई 1 साल तक तो तुम्हें कम से कम हम सैलरी देंगे। रेंट चालू, वेजेस चालू, सब चालू, पर धंधा। पर दुनिया में कुछ और एक कॉस्ट होती है जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच विल इंक्रीज इफ द सेल गोज अप। इफ सेल इज गोइंग डाउन, वेरिएबल कॉस्ट विल गो डाउन। वेरिएबल कॉस्ट से
हमारे चैप्टर का लेवरेज का कोई संबंध नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट से हमारे चैप्टर का संबंध है। यह दुनिया में फिक्स्ड कॉस्ट है, इसीलिए चैप्टर लेवरेज है। लेवरेज इज अ रिस्क। आपका धंधा चले ना चले, आपको फिक्स्ड कॉस्ट। आओ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आपका सेल था 10,000, ये आपका सेल, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 30% 3,000, आपका कंट्रीब्यूशन है 7,000। सही चल रहा है अब तक? 7,000 का कंट्रीब्यूशन। पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी, यानी कि 10,000 की शक्कर आपने बेची, 3,000 का गन्ना घुसेड़ दिया, 7,000 का प्रॉफिट हुआ, पर आपकी फिक्स कॉस्ट 2,000 की है। तो आपका जो आएगा, बताओ क्या आएगा भैया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा? बराबर है 5,000। पर सोचो आपकी दुकान बहुत चलने लगी, हाँ बहुत चलने लगी, सेल बढ़कर, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 3,000 या 6,000? क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, विच इज व्हाट, हाउ मच? कितना लिखूं मैं इसको? तो ये कितना हो जाएगा? बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी? उसके नाम में ही लिखा है फिक्स, नाम में लिखा, तो क्या होगा? ये कितनी आएगी? तो कितना बचेगा? तो मुझे बताओ क्या होगा? अरे अरे सेल डबल हुआ, प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ, ऐसा क्यों पर हुआ? $10,000 का सेल 20,000 हुआ, तो प्रॉफिट 5,000 का 10,000 होना चाहिए था, पर वो 10,000 नहीं। ये क्यों हुआ भाई? इट इज हैपनिंग ड्यू टू द फिक्स्ड कॉस्ट। Although sale was increasing, the fixed cost was constant. आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 पे भी उतना ही था, और 20,000 पे भी। आपको अभी क्या लगा? ये फिक्स्ड कॉस्ट ने आपको मजे दिलाए कि नहीं दिलाए? अभी मजा है, हाँ मजा ही मजा, अभी मजा लग रही ना। आओ मैं आपको कहानी नंबर 2 दिखाता हूं, आओ ना, अरे आ जाओ। मैं आपको ले जाता हूं अब लॉकडाउन में। टन टन टन, अब देखो अब मजा आएगा। बताओ बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? हाँ 1,500। अब कितना बचा है? आप बोलो बच्चों क्या होगा? अरे फिक्स कॉस्ट अभी भी 2,000 क्यों? इसके नाम में फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट यानी कि रेंट की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट, चाहे धंधा कम हो ज्यादा हो, इट विल रिमेन। कितना लिखूं मैं? अब कितना बचेगा? धंधा आपका कितना हुआ? आधा हुआ, पर प्रॉफिट आधा नहीं, आधे से भी कम हुआ। एक्चुअली कभी आम इंसान को पूछेंगे, अरे 10,000 का सेल 5,000 हुआ, वो बोलेंगे आपका प्रॉफिट भी आधा होगा। पर हमसे पूछो, अब की बार प्रॉफिट आधा नहीं, आधे से भी। गनीमत आप लॉस में नहीं गए। मित्रों ये है, ये जो कुछ भी हो रहा है इसको कहते हैं इट इज हैपनिंग ड्यू टू द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से क्या होता है? अब समझा, लोग सेल और मार्केटिंग क्यों ज्यादा करते हैं? अरे बोलो क्यों करते हैं? ज्यादा सेल्स बढ़ाने से क्या होता है? आपका प्रॉफिट, जिस प्रमाण में आपका सेल बढ़ता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में आपका प्रॉफिट बढ़ता है। इसलिए आजकल आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, पतंजलि जैसे सारे ब्रांड को देखा होगा, ये बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने लगे हैं, और मार्केटिंग करके अपना सेल बढ़ाने लगे हैं, और सेल बढ़ाएंगे जितना उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में। सब लोगों की वाट लग गई थी लॉकडाउन में, क्योंकि यहां पे सेल कुछ कुछ लोगों का तो जीरो हो गया था, पर फिक्स कॉस्ट, और उस समय तो प्रॉफिट की बात दूर, लोगों ने लॉसेस देखे। लेवरेज इज द रिस्क व्हिच हैज बीन अकर्ड ड्यू टू द फिक्स्ड कॉस्ट। लेवरेज द व्हिच इज अकरिंग ड्यू टू। क्या आपको कब मजा आया लेवरेज को देख के? यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह है आपका ऑप्शन नंबर। कब मजा आ रही है आपको? मन में मजा आ गया, 5,000 का 10 के बदले 12 हो गया। पर जब आपका सेल कम होता है, उस समय पे आपका दिवाला निकल सकता है, बिकॉज इररेस्पेक्टिव ऑफ सेल योर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, कहते हैं उस कंपनी की लेवरेज यानी उस कंपनी का रिस्क ज्यादा। क्या कहा मैंने? जितनी, बोलो भैया अच्छे से बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट जिसकी ज्यादा,
बोलो भैया, उनकी रिस्क भी ज्यादा, उनका लेवरेज भी ज्यादा। ऐसे कंपनी में पैसे लगाने से पहले 10 बार सोचे जिनका लेवरेज, बिकॉज ये कंपनी का सेल जब बढ़ता है तो इसका प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है, आपको दीवानों की तरह प्रॉफिट मिल सकता है। ये कब की बात पर, जब पर जैसे ही इनका सेल घटने लग जाता है, ये इतने लॉसेस में आते हैं आपकी सोच से भी ज्यादा। इसलिए ये जो चीज है जो आप कर रहे हो, इट कुड बी वेरी रिस्की और इट कुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आपने ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसका लेवरेज ज्यादा है, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। तो जिस दिन उसका सेल बढ़ेगा आप माला माल हो जाओगे। पर यदि लॉकडाउन जैसी स्थिति वापस आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा और गलती से इनका सेल कम हुआ, तो दोस्तों ये आपके लिए आफत बन सकती है। सो लेवरेज क्या होता है? दो धारी तलवार क्यों बोलते हैं? देखो यहां पे कितना सुकून मिला, यहां पे कितना दर्द हुआ। ये आपके लिए प्लस है तो ये आपके लिए माइनस का काम करता है। यानी फिक्स कॉस्ट आपके लिए दो तरीके से काम करती है। कभी कभी वो बेनिफिशियल भी साबित होती है, अरे बोलो यार, और कभी कभी वो आपके लिए एक दर्द वाला काम करती है। इससे बोलते हैं ये दो धारी तलवार। आपको मजा आ रहा है ना सुन के? आप देखो किसी की बर्बादी कैसी होती है। पीवीआर से पूछो कि लेवरेज चैप्टर का मजा कैसा है। इधर आइए, हम आपको दिखा रहे हैं पीवीआर का दर्द। देखिए, देखना है क्या नाम है इस कंपनी का? है देखो ना, देखो ना, रेवेन्यू दिख रहा है। मार्च 2020 कितना रेवेन्यू था? 3200 करोड़ के मूवी टिकट बिकते थे पहले। अब कितना हुआ? ये सेल नहीं, ये दर्द है। 3200 करोड़ का आपने सिर्फ सेल देखा ना, सेल गिरता है पर फिक्स कॉस्ट नहीं कम होती, इट विल रिमेन। जरा नीचे देखिएगा, इनके पास इनकी जो कॉस्ट है इसका नाम है डेप्रिसिएशन। दिख रहा है डेप्रिसिएशन? वो पहले 533, लॉकडाउन में बढ़कर 563 होगी, यानी लगभग कांस्टेंट ही है। सेल कम था पर फिक्स कॉस्ट, अरे बोलते क्यों नहीं यार? फिक्स कॉस्ट। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट पहले कितने थी? बैंकों ने छोड़ा नहीं, बैंक बोला फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 493। यानी दोस्तों सेल कम हो जाते हैं पर फिक्स कॉस्ट कम। सोचो ना, देखो ना रे, जो 95 करोड़ के प्रॉफिट पे था, प्रॉफिट तो दूर, लॉकडाउन में और उसके अगले साल आप देख रहे हो कितना लॉस हुआ है। 913 का लॉस भाई। सेल चाहे घट जाए पर फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट। और जिस केस से आप देख रहे हो, ये देखो यहां पे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट, इनका कुछ जो चीज था वेरिएबल कॉस्ट वो कम हो गई होगी। आप देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी थी पहले? परचेस और ये दिख रहा है, ये कुछ होगा ना। ये देखो ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले कितना था? 1000 करोड़, वो 65 करोड़ हो गया। क्यों? बिकॉज ये वेरिएबल कॉस्ट। अरे यार, अरे जैसे पॉपकॉर्न की कॉस्ट, कॉस्ट है जो भी उनका होगा वेरिएबल कॉस्ट, जो भी बिजली की कॉस्ट, नहीं समझे? ये कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट है। बिजली का बिल कभी दिखा है? वो यूनिट पे चलता है ना। अब थिएटर में तो यूनिट तो जले नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे ध्यान से देखना देवियों सज्जनों, ये कॉस्ट देखिए, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट 500 करोड़ पहले भी था अभी भी है, ये 533 करोड़ का डेप्रिसिएशन पहले भी था अभी भी है। आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों। ये बैलेंस शीट को देखने के बाद, ये पीएनएल को देखने के बाद मैं समझता है लेवरेज का दर्द कितना। जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उतनी रिस्क ज्यादा है कि कम है? ये आपको लॉकडाउन के 2021 में समझ में आएगा। कंपनी जो एक जमाने में 95 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अब प्रॉफिट 95 करोड़ का बहुत दूर की बात है। क्या हुआ भाई? 900 करोड़ का लॉस है, लॉस। जो 90 करोड़ कमा रही थी, 900 करोड़ का लॉस है। मजाक थोड़ी ना चल रहा है भैया, ये देखो जरा क्या चल रहा है। मार्च 21, एक साल में क्या से क्या हो गया देखते। चलो बोलो, दुनिया में कितने लेवरेज होते हैं? एक होता है, और दूसरे का नाम कौन सा है? ये ऑपरेशनल लेवरेज अकर्स ड्यू टू, बोलो अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। एग्जाम्पल रेंट, depreciation, wages. Occurs due to fixed financial cost. Example, comma. सर आपने इसमें अपना नॉर्मल डिविडेंड क्यों नहीं लिखा? नॉर्मल डिविडेंड क्यों नहीं लिखते इसके ऊपर?
और नॉर्मल डिविडेंड जब पैसा बनता है ना तब देते हैं, वो देने के लिए मजबूरी नहीं होती। ये जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता है ना, आप जानते प्रेफरेंशियल डिविडेंड सुना है सीए फाउंडेशन में, उसमें एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यानी कि अगर आपका इस साल पैसा नहीं भी बचा ना तो आपको अगले साल, आपको सुना है ऐसा कोई? प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है, इन केस यू डोंट अर्न दिस ईयर स्टिल यू आर लायबल टू पे नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पे मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड लिखता हूं, नॉर्मल डिविडेंड नहीं लिखा। नॉर्मल डिविडेंड तो तभी देते जब प्रॉफिट होता है। समझ आ रहा है लेवरेज कौन से टाइप के होते हैं? दोस्तों आज के सत्र में हम लोग समझेंगे कि लेवरेज को कैसे ढूंढते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लेवरेज, हाउ टू कैलकुलेट। इसके लिए आप सभी को एक इनकम स्टेटमेंट पता होना जरूरी है। क्या बोलते हैं? इनकम। देखते हैं इनकम इनकम स्टेटमेंट। सर ए भाई क्या क्या बोल रहे हैं? वीडियो स्क्रीन सब बराबर है क्या? एक बार देख ले, हो गया ना? हाँ, इनकम स्टेटमेंट मित्रों, सबसे पहले आपके पास आती है सेल, फिर माइनस क्या होता है, फिर क्या बचता है, फिर माइनस क्या होता है, कौन से वाला? ऑपरेशनल वाला। फिर क्या बचता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर माइनस क्या होता है, फिर क्या होता है? ये बच जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस क्या होगा, फिर क्या बचेगा? आप उसको ईएटी भी बोल सकते हो, एपीटी, उसको प्रॉफिट, इसको हम ईएटी भी बोल सकते हैं, राइट? ओके। फिर मालूम है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस होता है। सर पहले 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 गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारी कंपनी गई तेल लगाने, मेरा टैक्स पहले लाओ। पहले टैक्स मेरा लो, फिर बचे तो देखो, पीढ़ी की इज्जत बाद में है। गवर्नमेंट बोलती आओ मेरा टैक्स पहले पे करो। मोदी जी बोलते तुम गए तेल लगाने, पहले मेरा पीढ़ी दो, नहीं पहला मेरा टैक्स दो। यानी कि जिन लोगों ने कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर्स दिए हैं, पैसे दिए हैं, उनके ऊपर का डिविडेंड बाद में मिलेगा। सबसे पहले क्या हुआ गवर्नमेंट को, और उसके बाद में कुछ बच जाए पैसे, और उसके बाद में दोस्तों इसको बोलते हैं डीपी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसमें से देती है कंपनी डिविडेंड। क्या देती है? डिविडेंड। कौन सा? जो आप डिविडेंड चैप्टर पढ़ते हो ना वो वाला। सर कितना डिविडेंड देंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फिर एक कंपनी के समझेगा ईपीएस। ईपीएस समझता है? एक शेयर के प्रति कितना पैसा बचा। एक बार सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे ना आप लोग। पूरा के पूरा लेवरेज चैप्टर जो है ना इसी से ही बनता है। चाहे फाइनेंशियल लेवरेज की बात करो, कंबाइंड की बात करो, ऑपरेशनल की बात करो, कुछ भी नहीं निकलेगा जब तक आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं पता होगी। हाँ, वो बोलने का नहीं होता है। मित्रों मुझे कैमरे से कवर कर, इधर के कुछ लोग बात कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं क्या बात करते हैं। मित्रों बताओ क्या बोलेंगे, सेल कितना है? कितना भी ले लो, 50,000। कितना? क्या हो रहा है? मान लो सेल 10,000, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 40%, कितना बचेगा? कोई डाउट है? कोई डाउट है? फिक्स कॉस्ट मान लीजिए आपका है 2,000, समझ गए? कितना बचेगा? 4,000। कोई डाउट है? अब क्या माइनस होगा? अगर होगा तो बचेगा 2,000। वेरी गुड। एक बात मैं पूछूं आपसे, हाँ सर ये टैक्स कितना होता है? जनरली 30% मान लेते, 1400, सही कह रहे हैं? अब बताओ प्रेफरेंशियल डिविडेंड जरूरी नहीं कि हर कंपनी में हो। कोई कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स लेती भी है, कहीं नहीं लेती है। प्रेफरेंशियल शेयर से पैसे लेना है अपनी कंपनी की राय। कभी कभी वो जीरो भी आ सकता है, कभी भी मान लो इस एग्जांपल में ले लेते हैं। चलो कितना लिखूं? 200 रुपए। कितना बचा? डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं? नहीं, काम करते, मैं कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा कम कर देता हूं आपके जीवन में, आपके जीवन से, क्योंकि मैं एक साथ ही सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आप हौले जैसा करोगे। अभी इतना पैसा किस में बांटेंगे? और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 100 है, तो आप एक शेयर के प्रति कितना पैसा कमा रहे हो? 14 रुपीज। सही दिख रहा है? अच्छा, इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एक बार देख लो जरा फटाफट क्या क्या पहले माइनस हो रहा है। पहले वेरिएबल कॉस्ट बना था, यानी कि अगर शुगर आपने बेची 10,000 की, 4,000 जो मैंने तो गन्ने की कॉस्ट, फिर क्या हुआ? 6,000 बची, तो 6,000 में फिक्स कॉस्ट आपकी 2,000 कौन सी? रेंट की और किसकी भाई? तो कितना पैसा बचा? इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया तो 2,000 रुपए माइनस हुए, बचे कितने? अब उसमें से टैक्स आपने 600 दे दिया, बचे कितने?
और ये 1400 किस में बटेंगे? सारे आपके इक्विटी शेयर होल्डर में बचेगा। अजम्पशन ले लिया हमने, प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं है, तो कितना पैसा बटेगा अभी एक शेयर के प्रति? इसमें कोई डाउट है? अच्छा सोचो अभी ध्यान से। हाँ ओके ओके बेबी, कॉन्सेंट्रेट। ओके अब देखते हैं। देखते हैं। ओके अब बताओ बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा डॉल क्या है? सर डॉल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज। यानी कि मैं ऑपरेशनल, आपने 3 लेवरेज बोले थे ना, ऑपरेशनल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। बोलो लेवरेज। मित्रों अभी मैं डिग्री ऑफ ओएल लिख रहा हूं, यानी कि मैं ऑपरेशनल लेवरेज की बात कर रहा हूं। ओके इसका फॉर्मूला पता है क्या है? पहले आप बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज। ऑपरेशनल लेवरेज कब क्रिएट होता है? जब आपके इसमें कौन सी कॉस्ट होती है? कौन सी फिक्स कॉस्ट? यानी कि इसकी वजह से, ये वो चीज है जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है स्क्रीन पे। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज तभी होगा जब वहां पे फिक्स कॉस्ट होती है ऑपरेशनल वाली। यानी कि इस 2000 ने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया? 6000 को बना दिया। अगर 2000 नहीं होता तो क्या होता? 6000 का 6000 बच जाता। यानी कि इस फिक्स कॉस्ट ने हमारे प्रॉफिट को कितना घटा दिया? तो कैसे निकालते मालूम क्या इसको? इसको निकालने का तरीका है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या बोला मैंने? सर इतना इजी है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट से पहले हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना था, और अब फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कितना हुआ? तो कितना हुआ है? यही हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज है। सर ऐसा फॉर्मूला क्यों बना? हमने रट लेना है? नहीं, मैंने आपको पहले ही सिखाते समय कहा था ऑपरेशनल लेवरेज अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड अरे बोलो ना, अरे कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे, इसलिए मैंने इसके ऊपर का और इसके नीचे का देखा। इसकी वजह से क्या हुआ? 6000 बन गए, वही तो किया 6000 अपॉन 4000। तो कितना इंपैक्ट हुआ इसका? 1.5। समझ आ रहा है? वेरी गुड। इसको कहते हैं डॉल। तो अगर ये डॉल है तो आप बताएंगे डीएफएल क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा आपके हिसाब से? अब बताएंगे मित्रों, आपको बताना है मुझे कि इस इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट क्या है आपका? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, और हम लोग फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज द लेवरेज व्हिच अकर्स ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो बताओ फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है? तो 2000 ने 4000 को 2000 बना दिया, वरना आपका 4000 ही रहता अगर इंटरेस्ट जीरो होता। तो आपका क्या कितना बन गया? मतलब उस फिक्स्ड कॉस्ट ने आपके 4000 के प्रॉफिट को 2000 पे लाया। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ईबीआईटी अपॉन कितना लिखूं? कितना है? ये आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो आपको एग्जामिनेशन पूछेंगे फाइंड आउट डीओएल, फाइंड आउट डीएफएल एंड फाइंड आउट, कम ऑन। अरे बोलो ना तीसरा कौन सा है? सर वो कैसे निकालते हैं? समझा क्या लिखा है? क्या हुआ? अच्छा सर डीसीएल, अरे कुछ नहीं करना है, डॉल मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज डीसीएल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपल नो, वेरी सिंपल। हाँ अगर मैं आपसे पूछूं बता वो क्या है? बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं आप मुझे जवाब दे, इसको निकालने का और एक फॉर्मूला आ सकता है। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाइड बाय ऐसे नहीं करना है तो बताओ आपका प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के पहले कितना था? ये 6000 था, और ये पहला गया, ये दूसरा, 2 और 2 4000 कम हो गए। इस 6000 ने 4000 माइनस करके कितना बन गया? यानी फिक्स कॉस्ट ने आपका प्रॉफिट 6000 का 2000 बना दिया। अरे फिक्स कॉस्ट ने आपका प्रॉफिट जो 6000 था, ए बोल रहा है चिंटू तू क्या मजा ले रहा है? बोल कितना हुआ? 6000 कितना बना? क्योंकि 6 में से 2 क्या गया? 6 में से 2 क्या गए? और 2 कौन से गए? यानी 6 में से 4 गए, बचे कितने? तो 6 बन गया 2, 6 बन गया 2 किसकी वजह से? चाहे वो ऑपरेशन वाली हो, क्योंकि हम कंबाइंड देख रहे, तो 6 ने क्या बना दिया? 2। तो 6 ने जब 2 बनाया, इसका मतलब क्या फॉर्मूला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन, कंट्रीब्यूशन कितना था और अब ईबीटी कितना हुआ, तो आंसर कितना आएगा? ये तो मैंने ऊपर निकाला था। तो आप चाहे डीसीएल का फॉर्मूला डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल लिखे या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन। चलो वापस देखते हैं, सभी लोग ध्यान दे अच्छे से। सेल कितनी भैया? वेरिएबल कॉस्ट कितनी? तो कितना बचेगा? और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी? तो कितना बचेगा? ये हो गया। और अब आपका इंटरेस्ट है 0, तो आपका कितना होगा ईबीटी? तो आप मुझे उस केस में बताएं आपका डीएफएल कितना आएगा और टैक्स कितना आएगा इसका?
कितना बचा है? और आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो ईपीएस कितना हो गया? सही है। ऐसे केस में मुझे डॉल बताओ कैसा होगा? डॉल का फॉर्मूला बोलो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है और ईबीआईटी कितना है? तो क्या करूं मैं? 6000 अपॉन 4000। सही है? अरे बोलते भी नहीं यार आप। वापस बताओ। कंट्रीब्यूशन अपॉन कितना कंट्रीब्यूशन दिख रहा है और ईबीआईटी कितना दिख रहा है? तो कितना हो गया है? और अब बताओ ये डीएफएल कितना आएगा? डीएफएल का फॉर्मूला बोलो क्या है? ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी है 4000 और ईबीटी, अरे दोनों भी सेम टू सेम, क्योंकि इंटरेस्ट आपका तो कितना होगा? अक्सर लोगों को लगता है जब आपका इंटरेस्ट जीरो होगा या फिक्स कॉस्ट जीरो होगी तो लेवरेज आपका जीरो होगा। जीरो नहीं रहता है। वो फिक्स कॉस्ट के पहले जितना होता है फिक्स कॉस्ट के बाद भी उतना ही होता है। इधर भी 4000 इधर भी 4, तो 4/4 यानी कि 1 होगा। जीरो कैसे हो? जीरो कैसे होगा? जीरो नहीं हो सकता ना, पहले उतना था अभी उतना है, तो 4/4 1 होगा। कभी किसी ने कहा आपका लेवरेज 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? लेवरेज इसका नो। हाँ, चाहे कोई भी लेवरेज, आपका डीएफएल भी बनाया तो कहेंगे और आपका डॉल भी बनाया तो, अरे डॉल और डीएफएल 1 है तो डीसीएल भी आपका डॉल 1 है, इसका अर्थ आपके पास में नो फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट। डीएफएल 1 है तो इसका मतलब नो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, और डीसीएल 1 है तो आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट ना फाइनेंस की है ना फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशन की है। अगर मैं यहां पे कह दूं डॉल आपका 1 है तो क्या लिखेंगे? नो फिक्स्ड, और आपका डीएफएल 1 है तो क्या लिखेंगे? नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। समझ आया? और आपका डीसीएल 1 है तो क्या करेंगे? नो फिक्स्ड फाइनेंशियल प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट। ये देखो, कभी आपका लेवरेज 1 से ज्यादा होगा तो इस पैर को क्या नाम दे? मतलब फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? मीन्स व्हाट? अगर आपका लेवरेज 1 से ज्यादा है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो, यानी योर फिक्स कॉस्ट इज हायर देन 0। एम आई राइट? आपने, क्या मैं कह सकता हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, जिसकी लेवरेज 1 होगी, यानी कि वहां पे रिस्क कम है कि ज्यादा है? कम है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ही नहीं, धंधा चले ना चले फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज 0। मित्रों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप नहीं जानते कि ये डॉल और डीएफएल निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। डॉल और डीएफएल निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। उसमें कहते हैं अगर मैं इसी को फॉर्मूला नंबर 2 से समझाना चाहूं तो उसमें मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। सोचो इधर 10,000 का सेल है, इधर 20,000 का सेल है। ध्यान से देखना अच्छे से। सेल वेरिएबल कॉस्ट मान लो 30%, तो कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? तो कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? ये क्या है? फिर अपन फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, राइट? फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 3000, तो कितना बचा? ये क्या बोलेंगे इसको? माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट, बस इतना ही करता हूं। इधर का फिक्स कॉस्ट बोलो, तो कितना बचा? सर इधर का सेम क्यों? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट है। सेल बढ़ता है तो भी सेम रहता है। कितना होगा? क्लियर है? अरे बोलो क्लियर क्या? अब चलो इसी को ही हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 से निकालते हैं। अब उसे क्या बोलना है? परसेंटेज चेंज इन, क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन, देन परसेंटेज चेंज इन दिस। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं डॉल का। क्या बोल रहा हूं मैं? डॉल का फॉर्मूला। कितने प्रमाण में सेल चेंज हुआ? बोलो कितने प्रमाण में सेल चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? मैंने बोला चेंज कितना चेंज हुआ? ये 200% हुआ, पर चेंज 200% नहीं हुआ। चेंज तो 100% हुआ। सर वो 200% हो रहा ना। अरे 100 का 200% ठीक है। चेंज कितना हुआ? चेंज 100 को 100 ऐड हुआ, 10,000 को 10,000 ऐड हुआ, यानी कि आपका चेंज कितना हुआ? 100% चेंज हुआ। इसकी वजह से आपका ईबीआईटी कितना चेंज हुआ? परसेंटेज चेंज इन, बोलो ना कितना परसेंट चेंज हुआ भाई? सर वो कैसे निकालते, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा इधर देखना, इधर देखो, इधर देखना भैया, इधर देखो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर उधर मत जाना, इधर कॉन्सेंट्रेट।
परसेंटेज चेंज नहीं बैठी, ये 4000 है 11000 हुआ, तो कितना चेंज हुआ, कितने पे चेंज हुआ, 4000 का 11 हुआ, यानी 4 में कितना बदलाव आया, 7000 का बदलाव आया। नहीं समझ आया? और यहां पे क्या हुआ, परसेंटेज सेल पहले कितना था, अरे सेल पहले कितना था, और 10,000 पे कितना चेंज हुआ, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 ताकि परसेंटेज में निकले। कैलसी लो, 7000 अपॉन 4000 करो, 4000 पे 11000 नहीं बढ़ा, 11000 हुआ, 4000 में 7000 चेंज हुए, तो इसलिए ऊपर 7 लिखा, 11 मत लिखना। चेंज कितना हुआ 7000, तो कितना है परसेंटेज 175%। और ये करो 10,000 अपॉन 10,000 करो, ये तो 100% ही आएगा। कितना आएगा आंसर? अच्छा ऐसे भी डॉल निकलता है, पर सिर्फ आपने पहले डॉल हमको तो पहले पढ़ाया था, वो डॉल क्या था बेटा, उस डॉल से भी उतना ही आंसर आएगा। सर सच्ची में? एक काम करते हैं, मैं डॉल का दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन, जो इसके पहले मैंने पढ़ा था। बताओ बच्चों कंट्रीब्यूशन कितना है और ईबीआईटी कितना है, तो कितना होगा 7000 अपॉन 4000 इज इक्वल, बताओ समझ आया? अच्छा मतलब डॉल निकालने की दो दो फॉर्मूले हैं, समझा नहीं समझा? क्या समझा बताओ? देखो भैया ये फॉर्मूला सबसे आसान है, इसमें बहुत कैलकुलेशन करने में ये बच्चा पैदा हुआ है, यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है। पर पता है दोनों फॉर्मूला कभी कभी लगते हैं, यू कांट जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, 90% इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। बताइए ये फॉर्मूला कभी यूज होता है जब आपके इसमें 2 कॉलम दिए होते, चेंज के लिए आपको एक और एक कॉलम चाहिए। चेंज कब समझेगा, जब पुराना भी और नया भी है। पर सोचो इतना ही कॉलम दिया और बोला डॉल निकालो, और वो भी इस फॉर्मूले से निकालो चेंज वाले, तो ये एक कॉलम में चेंज कैसे समझ में आएगा? अरे भैया आपका ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 है, तो आप समझे ना, एक साल के बदले में दूसरे साल में क्या चेंज हुआ है, तब जाके आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। पर कभी कभी क्वेश्चन में एक ही साल का डेटा दिया था, दे हैव गिवन डेटा ऑफ ओनली 1 ईयर, इन दैट केस यू कैन यूज ओनली दिस फॉर्मूला। इसको मैं हमेशा यूज करता हूं, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2। यानी ये फॉर्मूला 1 हमेशा काम में आता है, फॉर्मूला 2 रेयर काम आता है, पर वो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। पर ये भी फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। सर जैसे आपने डॉल का दिखाया, तो क्या डीएफएल में भी ऐसे होगा क्या? हाँ दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएंगे। चलो डीएफएल निकालते हैं। हाँ चलो बोलो डीएफएल का, डीएफएल बोलो फॉर्मूला क्या आएगा इसका? अच्छा जाने तो मुझे बताइए फॉर्मूला ऐसा क्यों है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स ईबीआईटी, यानी कि कैसा बोलना है, कितने प्रमाण में सेल चेंज हुआ, बदले में कितने प्रमाण में आपका ईबीआईटी चेंज हुआ। कॉन्सेप्ट तो वही ना। बताओ ये सेल और ईबीआईटी में आपका मेन कंपोनेंट क्या हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों का भी 30% है, इसके वजह से तो कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, दोनों पे भी उसका इफेक्ट सेम ही है। यानी कि जो बदलाव आ रहा है ये कितने गुना चेंज हुआ, आपका सेल 100% चेंज हुआ, पर आपका ईबीआईटी 100% चेंज नहीं हुआ, 175। बताओ इसकी वजह क्या है? फिक्स कॉस्ट। सर बोले इसकी वजह वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं? अरे वेरिएबल कॉस्ट दोनों में 30% में से माइनस होना, उसके से कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। दिस इंपैक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू, बिकॉज ये 3000 रुपए कांस्टेंट है, ये 3000 कांस्टेंट, चाहे सेल आपका 10,000 हो चाहे, तो ये जो 100% आया, ये जो 175, ये 175 क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। बताओ इसको मैं डॉल क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आपने यहां पे सिर्फ ये वाला ऑपरेशनल कॉस्ट चेक किया। बोलो एक बार वापस से, पूरा हाथ खोल के। हाँ बेटा तू अकेला ही मजे ले रहा हूं, तो ठीक लग रहा है ना अकेले में? हाँ ठीक है, बोलो बच्चों परसेंटेज चेंज इन, अरे हाउ क्यूट। हाँ दोस्तों आपने जो किया, हियर यू आर चेकिंग द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट। इधर आओ ना मेरे पास, हाँ आ जाओ। अब मैं आपको ले जाता हूं डीएफएल पे। क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन, वापस सेल्स, कितने प्रमाण में आपका ईबीआईटी चेंज हुआ? सही है? अरे बोलो ना, इसमें ईबीटी भी आता है, इसमें पैड भी आता है, इसमें ईपीएस भी आता है। मैं समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ ईबीटी के लिए। अभी चलो ठीक है, क्या बोलना चाहता है? बोलो आपका ईबीआईटी कितने चेंज हुआ? अरे आपका 4000 का 11000 हुआ ना, तो कितना था ये पहले? 4000 था, अब कितना हुआ? 11, तो यानी कि 7000 से चेंज हुआ। अब ईबीआईटी के बारे में बोलो। मैंने कहा लिख दिया इसको, नीचे लिखना चाहिए था। बोलो कितना चेंज हुआ? 4000 पे, पहले 4000 था। अब बोलो ईबीटी कितना चेंज हुआ? पहले 2000 था, अब 9 हो गया। मतलब कि पहले 2 पे कितना चेंज हुआ? 2 पे 9 नहीं चेंज हुआ, 2 पे 7 चेंज हुआ। 3.5 क्या बोल रहे हैं? कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। माइनर तो ध्यान देना रे। कहा इधर पिंकी किधर है? दोस्त क्लास में है क्या क्लास के बाहर है? मुंबई तक कनेक्शन है भाई क्या?
मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं। बोल रहा मार्केट डेवलपमेंट वहां पर, प्रोडक्ट डेवलप नहीं है। ओके तुम यार माइनर के मजे ले रहे हो बे? नहीं बेटा कोई नहीं, प्रोडक्ट डेवलप होगा, कोई बात नहीं। ठीक है एनीवेज, मित्रों यहां पे आपका बेसिक कितना ईबीटी था बताओ? आपका 2000 था, 2000 का कितना बना? 9000, यानी कितने चेंज हुए? 2000 पे 7000 का चेंज हुआ। बोलो कितना रहा है आंसर? ऊपर वाला कितना रहा है? 7,000 350%, और ये 175, तो ये 2 के बराबर ही का है, आएगा 2 आंसर। पर क्या मैं इसका डीएफएल का अगर मैं फॉर्मूला नंबर यूज करूंगा तो क्या इसका आंसर भी उतना आएगा? उसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन, अरे अभी तो करा ना, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अरे इसके पहले वही तो पढ़ा ना फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन कितना था? 4000 अपॉन, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 4K अपॉन 2K 2। चाहे फॉर्मूला कोई भी यूज करे, फॉर्मूला 1 करे या फॉर्मूला, आंसर विल रिमेन। समझ में आ रहा है? सो फिर दोनों में से हम दोनों क्यों याद करें? एक में काम, ये जो है ना अपना ये वाला, इससे काम हो जाता है, पर कुछ क्वेश्चन में ये लगता ही है, इसलिए इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्या? बोलो क्या समझा आपको? अभी फॉर्मूला में थोड़ा सा याद कर लेते, पहले डॉल से वापस करते ऐसे ऐसा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, बिकॉज ईबीआईटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट ही हुआ है। ओके बिकॉज हम लोग डॉल की बात कर रहे हैं। पर बताओ अब मैं डीएफएल की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या है? परसेंट, तुमको हाथ यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इतना गुना चेंज, कितना गुना चेंज हुआ? ईबीआईटी सिर्फ 175% बढ़ा, पर बदले में बोलो ना परसेंटेज चेंज इन व्हाट? ईबीटी, ईबीआईटी, ईबीटी, ईबीआईटी, ईबीटी, ईबीआई। सुनो, ईबीआईटी और ईबीटी क्यों लिया? क्योंकि दोनों में एक ही चीज का फर्क है। वो कौन सा फर्क है? इंटरेस्ट यानी कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और हम लोग जब डीएफएल में सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट ही देखते हैं, तो फॉर्मूला रट नहीं रहे हो आप बताओ यहां पे आपने ईबीटी क्यों लिखा? बिकॉज ईबीटी लिखने से और ईबीआईटी लिखने से यू आर आइडेंटिफाइंग द गैप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी ड्यू टू फाइनेंशियल कॉस्ट, इसलिए ईबीआईटी और ईबीटी लिखा। अच्छा बताओ, अगर ये है और वो है, तो फिर डीसीएल क्या होगा? सेल्स। डीसीएल में तो आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी आना चाहिए और फिक्स्ड ऑपरेशनल भी आना चाहिए। बताओ तो मैंने क्या लिखना चाहिए? ऐसा कुछ मुझे आइटम नंबर बताओ जिसमें आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी कवर हो जाएगा और ऑपरेशनल भी कवर हो जाएगा, जिसमें दोनों का इंपैक्ट आएगा। तो आई थिंक वो ईबीटी आने से जब आप ये और ये लेते हो तो बताओ क्या हुआ? आपने इन दोनों में किसका फर्क है? सेल में और ईबीटी में आपका ये भी आ गया, आपका ये भी आ गया, यानी दोनों कवर हो गए। तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको? परसेंटेज चेंज इन सेल, सबसे नीचे इतने प्रमाण में सेल चेंज हुआ। अरे बोलो ना, अरे आगे बोलोगे, मैं अकेले डांस करूं? परसेंटेज चेंज इन, आगे परसेंटेज, समझा क्या? क्या लिखूं मैं? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? इसमें उसको पैड भी लिखते हैं और ईपीएस क्यों लिखते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अब बता दो परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है? अपने किया था ना यहाँ पे अभी, ये क्या था? सेल कितना था? सेल 100% लिख दूं? हाँ, और ईबीटी कितना है? ईबीटी ना 350 है ना? कितना आएगा? अब मुझे बताओ क्या मतलब हुआ इसका? अब एक काम करते अपने पुराने फॉर्मूले से करते, डॉल मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा? सही आएगा आंसर उसका? डॉल कितना है और डीएफएल कितना है? 2, यानी कि 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर। फॉर्मूला कोई भी यूज करेंगे, आंसर विल रिमेन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दोस्तों आपने जो समझा है ना आज, डॉल, डीएफएल, डीसीएल को कैसे निकालते वो समझा, इनकम स्टेटमेंट को समझा। नाउ वी आर बिकमिंग प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पूछेंगे फाइंड आउट डॉल, फाइंड आउट डीएफएल, फाइंड आउट डीसीएल। अरे बहुत आसान हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट किया, स्टेप नंबर 1 क्या करना? ऐसा इनकम स्टेटमेंट बनाना। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला घुसेड़ देना। उसमें भी ये डॉल वाला परसेंटेज, ये ऊपर नीचे जो करते हैं ना, वो हमेशा यूज नहीं होता। अपना सिंपल फॉर्मूला ये वाला,